विथ रेफरेंस टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, अपने को टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करनी है। द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज द वाइडर एक्सप्रेशन देन द यूनियन ऑफ इंडिया एज द फॉर्मर नॉट ओनली द स्टेट्स इंक्लूड्स नॉट ओनली द स्टेट्स बट ऑल्सो यूनियन टेरिटरीज। ये बिल्कुल सही है। जो टेरिटरी है उसके अंदर यूनियन टेरिटरी भी आते हैं प्लस स्टेट्स भी आते हैं। ओके, पहला सही हो गया। द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया इज़ नॉट मैंसन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, टेरिटोरियल एक्सटेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैंसनड है इन द शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। तीसरा, अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नीड टू बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट टू एनेबल इंडिया टू एक्सचेंज टेरिटरीज विद एनी कंट्रीज़। ये भी सही है ना, क्योंकि अमेंडमेंट करना पड़ेगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे, क्योंकि अपने को जैसे कि अपने पास हुआ था बांग्लादेश को जब हमने क्या किया था, बांग्लादेश को जब हमने बेरुबारी यूनियन वाला जो केस था उसमें बांग्लादेश को जब हमने दिया था, एक्सचेंज किया था, तो उसमें क्या करना पड़ना था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा था। ठीक है, तो इसके अंदर अमेंडमेंट करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, दूसरे के साथ एक्सचेंज करने के लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा, बट एक स्टेट का बाउंड्री को छोटा बड़ा करने के लिए कोई भी अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये कहाँ पे मेंशन्ड है, आर्टिकल 3 के अंदर मेंशन्ड है। ये आर्टिकल 3 के अंदर मेंशन्ड है। सो हमसे पूछा क्या गया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। सो 1 and 3 ओनली इज करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन, with reference to the reservation in India, consider the following statement. Reservation. The first backward class commission recommended the reservation of 27% of the government jobs for other backward classes. है ना, ये फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन नहीं था जिसने क्या किया था, जिसने रिजर्वेशन ऑफ 27% दिया था किसको, ओबीसीज को। ये सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था, दैट इज ऑल्सो नोन एज मंडल कमीशन। ये गलत हो गया। The Constitution provides for consequential seniority in the case of promotion by the rule of reservation for SC and ST गवर्नमेंट सर्वेंट्स। बिल्कुल सही है, ST और SC को रिजर्वेशन तो मिलता है एम्प्लॉयमेंट के अंदर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर, बट उसके अलावा भी कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी मिलती है किस चीज़ पे, प्रमोशन पे। तो ये भी मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन पे, ये सही है। थर्ड, द सीलिंग ऑफ 50% रिजर्वेशन इन बैकलॉग वैकेंसीज इज डिसकंटिन्यूड। यस, पहले क्या था जो सीलिंग थी ना, 50% से ज़्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते, चाहे वो बैकलॉग वैकेंसीज ही क्यों ना हो। बट जो 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2000 के अंदर, उसने ये जो बैकलॉग वैकेंसीज थी ना, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। मतलब अब 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन हो सकता है। अगर पिछले साल की जो रिजर्वेशंस थे वो नहीं भरे, जो पिछले साल के रिजर्वेशन थे वो नहीं भरे, तो उसको नेक्स्ट साल के रिजर्वेशन में जोड़ के अगर 50% से ज़्यादा होता है तब भी वो चल जाएगा। वो पहले वो वैलिड नहीं था, बट अब वो वैलिड है ड्यू टू 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये प्रोविज़न ऐड किया गया था आर्टिकल 16 के अंदर। तो ये अभी सही है, करेक्ट पूछा है 2 and 3। थर्ड क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोक्लेमेशन ऑफ व्हाट, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बात करनी है प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी की। इट मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। बिल्कुल सही है, दोनों हाउस को अप्रूव करना पड़ेगा 1 month के अंदर। इट कैन बी एक्सटेंडेड विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट एवरी 6 months। बिल्कुल सही है, पार्लियामेंट जब अप्रूव करेगा तो हर 6 months को बढ़ा सकते हैं। इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 3 years। ये जो पॉइंट है ना, ये किसके लिए था, प्रेसिडेंशियल रूल के लिए था, प्रेसिडेंट्स रूल के लिए था। ठीक है, बट ये वैलिड नहीं है किसके लिए, नेशनल इमरजेंसी के लिए। नेशनल इमरजेंसी के लिए कितना भी समय तक आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, सो हमको पूछा गया विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। सो फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली इज करेक्ट। With reference to interstate trade and commerce in India, consider the following statements. The power to impose restriction on freedom of trade and commerce and intercourse between the state lies only with the parliament। जहाँ पे ये only आए वहाँ पे चांसेस है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत हो सकता है, इसलिए ध्यान से देखना। तो यहाँ पे ओनली है, मतलब ये गलत हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये गलत ही है, क्योंकि ये जो पावर है टू इम्पोज व्हाट, टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स बिटवीन द स्टेट लाइज ओनली विद द पार्लियामेंट बोल रहा है, नहीं, इट ऑल्सो लाइज विद द स्टेट। सो ये पार्लियामेंट के पास भी है और ये स्टेट के पास भी है, दोनों के पास है। सो यहाँ पे ये गलत हो गया स्टेटमेंट।
सेकेंड स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू इंश्योर द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। यहाँ भी ये प्रेसिडेंट नहीं है, जल्दी जल्दी में प्रेसिडेंट पढ़ लेते हैं लोग और इसको गलत कहते हैं। दिस इज़ नॉट प्रेसिडेंट, दिस इज पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट है वो अपॉइंट कर सकती है, नॉट द प्रेसिडेंट, सही है। सो द पार्लियामेंट कैन अपॉइंट एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू इंश्योर द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये गलत हो गया। आर्टिकल 301 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इन्वोक्ड बाय द सिटीजन एज वेल एज द नॉन सिटीजन। बिल्कुल सही है। जो आर्टिकल 301 है वो दोनों पे लागू हो सकता है, सिटीजन पे भी और नॉन सिटीजन पे। बट जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी है ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन पे लागू होता है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे पूछा करेक्ट कौन सा है, तो करेक्ट 3 ओनली। विथ रेफरेंस टू इक्वल ग्लोबल पार्टनरशिप रिसेंटली इन न्यूज़। इक्वल नाम समझ आ रहा है, इक्वल मीन्स इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल पार्टनरशिप लॉन्च बाय द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, है ना। ये इंटर गवर्नमेंटल पार्टनरशिप नहीं है, बहुत सारे NGOs ने मिल के इसको बनाया था, मतलब ये बहुत सारे NGOs से मिल के बना है, बहुत सारे कॉरपोरेट लीडर्स से मिल के बना है, गवर्नमेंट्स, इंटर गवर्नमेंटल नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे NGOs भी हैं, यहाँ पे लीडर्स भी हैं और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस भी हैं, यहाँ पे कम्युनिटीज़ भी हैं वर्ल्ड वाइड। ओके, सो यहाँ पे ये बोल नहीं सकते कि ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ना। सो ये गलत हो जाएगा ये स्टेटमेंट। इट वर्क टू रिवर्स द इंक्रीज, सेकंड स्टेटमेंट, इट वर्क टू रिवर्स द इंक्रीजिंग डिजिटल जेंडर डिवाइड एंड टू क्लोज द गैप बाय 2030। बिल्कुल सही है, ये बनाया ही गया था टू रिवर्स व्हाट, टू रिवर्स द इंक्रीजिंग जेंडर डिवाइड। बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट, द पार्टनरशिप सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ स्किल फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। बिल्कुल सही है, तभी तो क्या कर पाएंगे, रिवर्स कर पाएंगे जो जेंडर डिवाइड है उसको। विच आर द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, सो 2 and 3 इज करेक्ट, ठीक। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू पार्लियामेंट्स पावर टू रिकॉग्नाइज, with reference to the parliament power to reorganize or form a new state, consider the following statements. The parliament cannot unite a part of any state or union territory with any other state or union territory in order to form a new state. पार्लियामेंट कैन यूनाइट, ठीक है ना, किसी भी स्टेट का पार्ट को किसी और स्टेट में ये जोड़ सकता है, एक स्टेट से किसी पार्ट को भी दूसरे स्टेट में जोड़ सकता है या फिर तोड़ सकता है, ये पार्लियामेंट के पास पावर है। सो ये गलत है क्योंकि ये बोल रहा है कि नहीं है पावर। To alter the boundary of a state, the prior recommendation of the president and the concerned state is required not. प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी नहीं है, चाहे अपने मन से जो पार्लियामेंट है वो क्या कर सकता है, रीऑर्गेनाइज कर सकता है, इनके रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस लिखा है, इसमें रिक्वायर्ड लिखा है, नहीं, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। द पार्लियामेंट इज बाउंड टू एक्सेप्ट, नो इट इज़ नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट। एक्सट्रीम वर्ड्स हैं ना यार, है ना, बाउंड बोल दे रहा है, एब्सोल्यूट वर्ड्स है। The parliament is bound to accept the views of the concerned state legislature to change the name of the state. No, it is not bound, है ना, कभी भी अपने मन से कर सकता है, उनकी रिकमेंडेशन को वो ले ना ले उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। पार्लियामेंट चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ओके, हम लोग बोलते हैं एक इंपॉर्टेंट लाइन है, पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट कन्वर्टिंग अ मैन इनटू अ वुमन एंड अ वुमन इनटू अ मैन, ठीक। विच इज स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा गया है हमसे, इनकरेक्ट क्या है, 1, 2 and 3, बोथ ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। With reference to the directive principles of state policy DPSP present in the Indian Constitution, consider the following statements. DPSP की बात करनी है। Okay, first statement, the term state in the part 4 of the Indian Constitution has the same meaning as in part 3 dealing with the fundamental rights. बिल्कुल सही है, दोनों का जो डेफिनेशन स्टेट का है पार्ट 3 में और पार्ट 4 में दोनों सेम है। आर्टिकल 38 अंडर DPSP डिफाइंस अ वेलफेयर स्टेट, नहीं, आर्टिकल 38 जो है वो वेलफेयर स्टेट की बात तो करता है लेकिन डिफाइन नहीं करता कि वेलफेयर स्टेट है क्या, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, 1 ओनली इज करेक्ट। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, है ना, 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। विथ रेफरेंस टू सिटीजनशिप ऑफ इंडिया अंडर द Citizenship Act of 1995, consider the following statements. A person need to possess adequate knowledge of a language specified in the 8th schedule of the Constitution to become a naturalized Indian citizen. ये बिल्कुल सही है। किसी भी फॉरेन सिटीजन को अगर हमारे देश का नागरिक बनना है तो उसको जो 8th शेड्यूल में, है ना, नेचुरलाइज सिटीजन अगर बनना है तो 8th शेड्यूल के अंदर जिसमें क्या है 22 लैंग्वेजेस मैंशन है, ओके, उनमें से किसी एक लैंग्वेज के बारे में ज्ञान होना चाहिए। सो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
Second statement, the Indian citizenship of a person get automatically terminated on voluntary acquiring the citizenship of another country। बिल्कुल सही है। दूसरे कंट्री के जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, अक्षय कुमार ने जैसे ही कनाडा का सिटीजनशिप लिया उसका इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल हो गया। ओके। नोबल लॉरिएट अभिजीत बनर्जी रिसीव्ड हॉनरी सिटीजनशिप फ्रॉम इंडिया अंडर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। ऐसा कोई भी सिटीजनशिप का प्रोविज़न नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डुअल सिटीजनशिप है इसको भी फॉलो नहीं करती, ठीक है ना। तो अगर हॉनरी सिटीजनशिप प्रोवाइड कर देंगे अभिजीत बनर्जी को तो उसके पास जो कंट्री का है उसके पास 2 सिटीजनशिप आ जाएंगे, ठीक है। सो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वैलिड नहीं है, यूएसए में है बट इंडिया में नहीं है। और दूसरी बात, कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है ऑनरी सिटीजनशिप का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, ठीक है। सो इट इज़ इनकरेक्ट। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। विथ रेस्पेक्ट टू द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे क्वेश्चन आना ही जरूरी है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ पे क्वेश्चन और प्रेसिडेंट्स पावर पे क्वेश्चन पक्का आएगा। वो ये डिपेंड करता है कि 4 क्वेश्चन आएंगे फिर 2 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन तो आना है। विथ रेस्पेक्ट टू द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, विथ रेस्पेक्ट टू द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट, द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट जस्टिफाइबल एंड नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। नॉन जस्टिफाइबल का मतलब ये है कि अगर देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा था कि नेशनल एंथम जब चल रहा होगा तो लोगों को क्या होना चाहिए, स्टैंड अप होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कोई लोग होते हैं जहाँ पे नेशनल एंथम भी चल रहा है तब भी वो कहाँ पे चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी ने उसके ऊपर केस कर दिया फिर जो कोर्ट होगी उनको सजा देगी, ऐसा नहीं है। सो इट इज़ नॉट जस्टिफाइबल, ठीक है। मतलब कोर्ट में जाके आप उसको सज़ा नहीं दे सकते, इसका मतलब है नॉन जस्टिफाइबल है, ठीक। अब इसका मतलब, अब दूसरा देखते हैं नॉन एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। ये नॉन जस्टिफाइबल तो है, फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो नॉन जस्टिफाइबल है, कोर्ट के अंदर आप उसके सज़ा नहीं दिला सकते। लेकिन एनफोर्सेबल है, एनफोर्सेबल कर सकती है, जैसे कि अपने पास कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट ने किया भी है बहुत बार, जैसे कि नेशनल है ना, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स एक्ट ऑफ 1971, ठीक है ना। जो नेशनल फ्लैग है कॉन्स्टिट्यूशन का इंसल्ट को प्रिवेंट करने के लिए इसको पार्लियामेंट ने एनफोर्स किया था बाय मेकिंग अ लॉ, ठीक है। लेजिस्लेशन के द्वारा इसको एनफोर्स किया जा सकता है। यहाँ पे ये लिखा है नॉन एनफोर्सेबल बाय लॉ, इट कैन बी एनफोर्स बाय द पार्लियामेंट। सो ये गलत हो गया, इट इज़ नॉन जस्टिफाइबल बट इट इज़ एनफोर्सेबल बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। दे हेल्प द कोर्ट, दूसरा स्टेटमेंट, दे हेल्प द कोर्ट इन एग्जामिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ कोर्ट। हाँ, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एग्जामिन करने में हेल्प तो करते हैं बट इट आर नॉट जस्टिफाइबल, ये तो पता है अपने को। दिस आर नॉट जस्टिफाइबल, दोनों में डिफरेंस है। नॉट जस्टिफाइबल का मतलब कोर्ट में आप किसी ने वायलेट कर दिया तो सज़ा नहीं दिला सकते, ठीक है। लेकिन इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे जो मेंशन है उसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी किसी भी लॉ को हम चेक कर सकते हैं, बिल्कुल चेक कर सकते हैं। सो दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। थर्ड स्टेटमेंट, दे इंक्लूड नॉट ओनली सिविक ड्यूटीज़ बट ऑल्सो मॉरल ड्यूटीज़। बिल्कुल सही है, यहाँ पे सिविक नहीं मॉरल ड्यूटीज़ भी है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं जो 51A है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो होते हैं वो 51A के अंदर आते हैं। जैसे कि हमने बोला जो फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर जो बहुत सारे जो बलिदान दिए थे लोगों ने, उसको मैं चेरिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, उसको मैं फैला रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, उसकी मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, एक मॉरल पर्सपेक्ट हो गया, ठीक है ना, एक मॉरल पर्सपेक्ट हो गया। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर आता है ना, दूसरों को बताना अपने फ्रीडम स्ट्रगल में क्या क्या हुआ था, ये मॉरल ड्यूटीज़ के अंदर आता है, ठीक है। अब सिविक ड्यूटीज़ क्या है, सिविक ड्यूटीज़ का मतलब है जैसे कि नेशनल फ्लैग का रेस्पेक्ट करना, इट इज़ सिविक ड्यूटीज़, ठीक है। तो दोनों आ चुके हैं इसके अंदर। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में सिविक ड्यूटीज़ भी आते हैं, टू रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, एंड मॉरल ड्यूटीज़ टू चेरिश दी टू चेरिश दी मॉरल पर्सपेक्ट, चेरिशिंग दी फ्रीडम स्ट्रगल इज़ अ मॉरल पर्सपेक्ट, ठीक है, इज़ अ मॉरल पर्सपेक्ट, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे मॉरल ड्यूटीज़ भी आते हैं, सिविक ड्यूटीज़ भी आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर। तो पहला इनकरेक्ट, दूसरा तीसरा करेक्ट। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, 2 and 3 इज करेक्ट। नाउ 10th क्वेश्चन, विथ रेस्पेक्ट टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, द स्टेट कैन स्पेंड पब्लिक मनी कलेक्टेड बाय टैक्स फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ और रिलीजन। बिल्कुल सही है। देखो, जब भी कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट का कॉन्स्टिट्यूशन किसी पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, इसको लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें नहीं पता भी तो क्वेश्चन लॉजिक से सॉल्व हो सकता है। क्योंकि स्टेट जो होता है किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को, एक पर्टिकुलर स्टेट को, एक पर्टिकुलर रिलीजन को कभी भी
प्रमोट नहीं करता। इसको दिमाग में हमेशा रखना है और क्वेश्चन हमेशा सॉल्व हो जाएगा। द स्टेट कैन स्पेंड पब्लिक मनी कलेक्टेड बाय टैक्स फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ ऑल रिलीजन। बिल्कुल सही है, वो हमेशा ऑल रिलीजन को मेंटेन करना चाहेगा। टैक्स का मतलब समझते हो? टैक्स का मतलब होता है मजबूरी है देना। कैन बी लेविड बाय द स्टेट ऑन रिलीजियस एंडाउनमेंट फॉर मीटिंग द रेगुलेशन एक्सपेंडिचर। नहीं, टैक्स नहीं, फी लेता है, फी, ठीक है ना, फी है ना, क्योंकि जो रिलीजियस एंडाउनमेंट को मेंटेन करने के लिए कुछ पैसा लगता है स्टेट को, है ना, उसका ज़मीन है वहाँ पे, उसके आसपास की चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, ठीक है ना। सो यहाँ पे टैक्स नहीं लेवी कर सकता, क्योंकि आर्टिकल 27 में ये मेंशन किया गया है। आर्टिकल 27 ये साफ साफ मेंशन करता है कि आर्टिकल 27 क्या करता है? प्रिवेंट करता है। किसको प्रिवेंट करता है? स्टेट को प्रिवेंट करता है। किस चीज़ पे प्रिवेंट करता है? टू लेवी टैक्स ऑन प्रमोशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन। किसी एक रिलीजन, जैसे हमने बात की है, हम पास यहाँ पे हिंदूज हो गए, यहाँ पे क्रिश्चियंस हो गए, यहाँ पे मुस्लिम्स हो गए, तो वो अगर यहाँ पे क्रिश्चियन से टैक्स ले रही है, मुस्लिम से टैक्स ले रही है, क्योंकि वो प्रमोट करना चाहती है हिंदुज़म को, तो ये क्या हो जाएगा? ये आर्टिकल 27 का वायलेशन हो जाएगा और यहाँ पे इनको जेल जाना पड़ जाएगा। सो दिस इज़ ये मतलब ये क्या है? ये गलत है स्टेटमेंट, ठीक है ना। टैक्स नहीं लेवी कर सकती, फी लेवी कर सकता है, क्योंकि उसको मेंटेन रखना पड़ेगा ना, सेफ्टी मेंटेन करना पड़ेगा, स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसके लिए वो फी लेवी कर सकती है। सो दिस इज इनकरेक्ट। द पर्पस ऑफ अ फी लेविड बाय द स्टेट इज़ टू प्रमोट और मेंटेन अ पर्टिकुलर नो। फिर यहाँ पे पर्टिकुलर आ गया। जो फ़ी जिसने फ़ी किया था, फ़ी लेवी किया था, उसका कारण क्या था? सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करना, ये इसका कारण था। स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करना, वहाँ पे सेफ्टी प्रोवाइड करना, ये कारण था। उसने फ़ी लिया रिलीजियस एंडाउनमेंट से। सो ये क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? वन ओनली इज करेक्ट। फिर 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। विद रेफरेंस टू 11th शेड्यूल ऑफ द 11th क्वेश्चन में, ठीक है भैया, विद रेफरेंस टू 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब बताओ भाई 11th शेड्यूल में क्या गया है? 11th शेड्यूल में वो फंक्शनल आइटम्स मेंशन है, जिसपे जो पंचायत है वो क्या कर सकते हैं? नियम बना सकते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो अपने पास क्या है? यहाँ पे पंचायत की बात की गई है। किसकी बात की गई है? पंचायत की बात की गई है। सो पहला स्टेटमेंट, इट कंटेन 18 फंक्शनल आइटम्स। नहीं, ये म्यूनसिपालिटीज़ के अंदर जो कि स्केड्यूल नंबर 12 में मेंशन है, वहाँ पे वो 18 फंक्शनल आइटम्स की बात करता है। बट पंचायत के अंदर 29 फंक्शनल आइटम्स है, जिसपे 29 आइटम्स है, 29 ऐसे फील्ड्स है जिसपे जो पंचायत है वो नियम बना सकती है। तो ये गलत हो गया। यहाँ पे पंचायत के अंदर 29 आइटम्स का आते हैं। ओके, परव्यू पंचायत, नॉट 18। तो पहला स्टेटमेंट गलत। सेकेंड स्टेटमेंट, द डेवोल्यूशन ऑफ पावर टू द पंचायत टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन लिस्टेड इन दिस शेड्यूल इज वॉलेंट्री। बिल्कुल वॉलेंट्री है, चाहे तो दे चाहे तो ना दे। हाँ, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसने क्या किया था? पंचायत को इंट्रोड्यूस किया था। इसमें दो प्रोविजंस है, एक वॉलेंट्री प्रोविजंस है और एक, ठीक है, वॉलेंट्री प्रोविजंस और कंपलसरी प्रोविजंस है, ठीक है। सो इट इज़ अंदर कंपलसरी नहीं, वॉलेंट्री प्रोविजन। जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है वो किसके अंदर आता है? वॉलेंट्री प्रोविजन के अंदर आता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन आर कॉमन इन बोथ द 11th and 12th शेड्यूल। बिल्कुल सही है। जो म्यूनसिपालिटीज़ हैं और पंचायत हैं, म्यूनसिपालिटीज़ और पंचायत दोनों के अंदर कॉमन क्या है? पॉवर्टी एलिवेशन, दोनों का काम है, ठीक है, दोनों का काम पॉवर्टी एलिवेशन है, दोनों का काम हेल्थ को मेंटेन करना है, दोनों काम सैनिटेशन को मेंटेन करना है। ये दोनों के अंदर है, दोनों के अंदर जो फंक्शनल आइटम्स है ना, वो दोनों के अंदर मेंशन्ड है। सो ये करेक्ट हो गया। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? तो हमने बोला 2 and 3 इज करेक्ट। इसका 12th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। सीरियल नंबर है, फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उनको बोरो कहाँ से किया गया? पहला, फेडरल सिस्टम विद ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है ये। फेडरल मतलब सेंट्रल, जो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है? मतलब जो फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, कनाडा से लिया गया। एंड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है वो सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। नाउ प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने का जो प्रोसीजर है वो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। एंड प्रोसीजर एस्टेब्लाइज्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लाइज्ड बाय लॉ, ये जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ओके, सो यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स अबव इज आर इनकरेक्ट। प्रोसीजर एस्टेब्लाइज्ड बाय लॉ बाय द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट हो जाएगा 2nd, 3rd and 4th। नाउ
क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट इन इंडिया, है ना। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट की बात करना है। दिस स्टेट गवर्नमेंट कैन एस्टेब्लाइज, देखो यहाँ पे लिखा गया स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट कैन एस्टेब्लाइज अ रिवर बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैली अंडर द रिवर बोर्ड एक्ट ऑफ 1956, ठीक है। 1956 की जो रिवर बोर्ड एक्ट है उसके हिसाब से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नहीं कर सकता एस्टेब्लाइज रिवर बोर्ड। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, वो एस्टेब्लाइज करती है रिवर बोर्ड, ठीक है, फॉर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर, ठीक। द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन इन रेस्पेक्ट टू इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। नॉट द सुप्रीम कोर्ट, जो पार्लियामेंट है ना उसके पास है एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन, मतलब सिर्फ और सिर्फ आप किसके पास जा सकते हो अगर किसी भी इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट आता है, ठीक है ना। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट आता है तो यहाँ पे क्या होगा, हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, नहीं जा सकते। हमको सिर्फ और सिर्फ, एक्सक्लूसिव का मतलब है सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाना पड़ेगा, पार्लियामेंट को जाना पड़ेगा। ओके, द कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल वॉज द फर्स्ट इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल टू सेटअप, नॉट कावेरी, द कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल। जो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल था, दिस इज द फर्स्ट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल टू बी सेटअप, ठीक है। वो पहला वाटर डिस्प्यूट था जो कि कब बनाया गया था, 1969 में बनाया गया था, ओके। और जो कावेरी था वो कब बनाया गया था, ये 1990 में बनाया गया था, ओके। सो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है, ये भी इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट 1 2 3 ऑल आर इनकरेक्ट। फिर फोर्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। मैंने बोला था ना, नेशनल इमरजेंसी पे जो क्वेश्चन आएगा या फिर प्रेसिडेंट्स रूल पे क्वेश्चन आएगा, दोनों पे क्वेश्चन आना एक ना एक तो आएगा ही आएगा, गारंटी। इट कैन बी इम्पोज्ड इन अ स्टेट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ अ रिपोर्ट बाय द गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। जहाँ पे ओनली आ जाए तो दिमाग कान खड़े हो जाना चाहिए और हमको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है, ठीक है। तो ये ओनली बोल रहा है, देखो भाई अगर लॉजिक भी लगाएं तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नर के बेसिस पर अगर प्रोक्लेमेशन लगाना होता तो गवर्नर के पास डिस्क्रिप्शन हो जाता, बताए कि ना बताए, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, एब्सोल्यूट टर्म थोड़ा एब्सोल्यूट टाइप का ये स्टेटमेंट हो रहा है, बट इनकरेक्ट हो गया। इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, बिल्कुल सही है। प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल पे जो नेशनल इमरजेंसी होता है ना उसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं और कोर्ट्स भी नहीं चलते हैं, सॉरी यहाँ पे कोर्ट चलते हैं, नेशनल इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स नहीं चलते। बाकी जो मार्शल लॉ है, मार्शल लॉ के अंदर फंडामेंटल राइट्स भी नहीं चलते एंड कोर्ट्स भी नहीं चलते, ओके। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये दिमाग में रखना। इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, बिल्कुल सही है। प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इज, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब वैसे के वैसे रहते हैं। इफ़ द हाई कोर्ट होल्ड द प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड, इट हैज़ द पावर टू रिस्टोर द डिमिनिश्ड स्टेट गवर्नमेंट, ओके। ये पावर हाई कोर्ट के पास है, ओके। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन ऑफ इज आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है, वन ओनली, वन इज इनकरेक्ट। विद रेफरेंस टू द 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 9th शेड्यूल में क्या बात करता है, दीज सब्जेक्ट मैटर्स विच आर इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू, ओके। इट हैज़ इंसर्टेड, इट वॉज इंसर्टेड इन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट बताना है। इट वॉज इंसर्टेड इन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बिल्कुल सही है। फर्स्ट अमेंडमेंट के हिसाब से जो 1951 में हुआ था उसी के द्वारा इसको इंसर्ट किया गया था, बिल्कुल सही है। बाकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं तो आंसर तो ये होगा। ऑल द एक्ट प्लेस्ड अंडर द 9th शेड्यूल इज इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, नॉट ऑल द एक्ट्स। जहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड्स आ जाए, ऑल, ओनली, ओके, ऑलवेज, तो यहाँ पे समझ आना चाहिए थोड़ा सा कि हाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी है, समझ लेना, गलत होने के चांसेस है क्वेश्चन के। क्योंकि जो ओनली द एक्ट्स दैट आर इंसर्टेड बिफोर 1973, जो केशव भारती का जो जजमेंट आया था उसके पहले जो एक्ट इसके अंदर डाले गए थे वही क्या है, जुडिशियल रिव्यूज से इम्यून है। बाकी उसके बाद का जो भी इसके अंदर डाले गए थे एक्ट, वो जुडिशियल रिव्यू, वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। Supreme Court restored its power of judicial review of all the acts placed in the 9th schedule under Keshav in the Bharati, not all the acts.
द एक्ट्स आफ्टर दी 1973, ये भी गलत हो गया। एट प्रेजेंट ओनली लॉ रिलेटेड टू दी लैंड एंड जमींदारी आर प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल, नहीं, उसके अलावा भी केसेस हैं इसके अंदर, ओके, जिसमें तमिलनाडु के कुछ एक्ट्स हैं जैसे कि 69% रिजर्वेशन वाला है ना, लैंड और जमींदारी के अलावा भी बहुत सारे एक्ट्स हैं, ओके, एंड सेम काइंड, ठीक है। सो करेक्ट वन ओनली ए। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर्ड द फॉलोइंग पेयर्स, सीरियल नंबर इधर दिया है, कमिटी और कमीशन एंड रिकमेंडेड फैक्टर फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, ठीक है। पहला फजल अली कमीशन, जो फजल अली कमीशन था क्या बोल रहा है, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक होमोजेनिटी, नहीं, रिलीजियस होमोजेनिटी के बेसिस में कैसे क्लासीफाई कर सकता है यार, समझ नहीं पा रहे हो। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, ठीक है ना, कल्चरल होमोजेनिटी के बेसिस में ये क्लासीफाई करने के लिए बोला था, रिलीजियस बेसिस पे नहीं किया था, क्योंकि पहले ही देश टूट चुका था रिलीजन के बेसिस पे, स्टेट को नहीं तोड़ना चाहता था ये रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। जेबीपी कमीशन, रिकमेंडेड फैक्टर फॉर रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट, नहीं, जेबीपी जो था है ना, वो बोला कि लैंग्वेज एक क्राइटेरिया नहीं हो सकता, ठीक है ना, लैंग्वेज एक क्राइटेरिया नहीं हो सकता, किसके लिए, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के लिए, रिजेक्ट कर दिया है ना। जेबीपी फेमस क्यों है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस में क्या करना चाहिए, रीऑर्गेनाइज करना चाहिए स्टेट को, ये बोला, और इसने रिजेक्ट कर दिया किसके आइडिया को, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, ओके। धर स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, धर कमीशन भी क्या बोला था, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस में क्या होना चाहिए, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस में क्या होना चाहिए, रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो इनकरेक्ट पूछा गया है 1, 2 एंड 3, तीनों स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, ओके। 17 विद रेफरेंस टू सिंथेटिक बायोलॉजी, क्योंकि हम यहाँ पे न्यूज़ की बात करेंगे, करंट अफेयर्स की बात करेंगे, तो करंट अफेयर्स कौन से मंथ का है, ये मई एंड जून 2021, okay. With reference to synthetic biology, recently in news considered the following statements. In synthetic biology, long stretches of DNA are stitched together and inserted into an organism genome. बिल्कुल सही है. It can speed up vaccine development. Speed up vaccine development. बिल्कुल सही है. ये speed up कर सकता है क्या, वैक्सीन डेवलपमेंट को. राइस कैन बी मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस बीटा कैरोटीन. राइस को मॉडिफाई कर देंगे और क्या बनाएंगे, बीटा कैरोटीन बनाएंगे. राइस को क्या कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे. राइस को क्या कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे और क्या बना देंगे, बीटा कैरोटीन बना देंगे विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक बायोलॉजी. बिल्कुल सही है. करेक्ट पूछा है क्या, 1, 2 एंड 3. नाउ 18th नंबर का क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है, ये भी न्यूज़ में था. रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान एलिजिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कार्ड होल्डर. नहीं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मेंबर्स हैं ये रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं है ओसीआई कार्ड होल्डर. ठीक है, ओसीआई कार्ड होल्डर नीड टू रजिस्टर देमसेल्फ विद अ लोकल पुलिस स्टेशन टू स्टेट इंडिया. नहीं, ओसीआई कार्ड होल्डर बनाया ही इसलिए गया है कि जिनके पास ओसीआई कार्ड होल्डर है उनको पुलिस स्टेशन में जा के रजिस्टर करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए ओसीआई कार्ड ही बनाया गया था. दे एंजॉय पैरिटी विद नॉन रेसिडेंट इंडियन रिलेशन टू द एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन प्रॉपर्टीज़. गलत है, क्योंकि जो एनआरआईज है ना वो लैंड ले सकते हैं, एग्रीकल्चर लैंड. ठीक है, बट जो ओसीआई कार्ड होल्डर है वो एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में नहीं ले सकते. ठीक है, सो दिस इज़ इनकरेक्ट. दे कैन विजिट इंडिया फॉर लाइफ टाइम विदाउट वीज़ा. ये सही है, ये इंडिया आ सकते हैं विदाउट वीज़ा लाइफ टाइम के लिए. करेक्ट पूछा है 4 ओनली. विच इज द फॉलोइंग ग्राउंड ऑन विच इज द फॉलोइंग ग्राउंड एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कैन बी डिस्क्वालिफाइड एज पर द प्रोविजन ऑफ द 10th शेड्यूल, दैट इज एंटी डिफिक्शन लॉ. एन इंडिपेंडेंट मेंबर जॉइन्स अ पॉलिटिकल पार्टी. बिल्कुल सही है, इंडिपेंडेंट था तो फिर क्यों ज्वाइन किया भाई, तो क्या कर देंगे, डिस्क्वालीफाई कर देंगे अंडर 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इफ अ नॉमिनेटेड मेंबर जॉइन्स अ पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ द नॉमिनेशन. नहीं, 6 month के अंदर अगर ज्वाइन करता है तो उसको क्या नहीं कर सकते, डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते. अगर आफ्टर 6 month ज्वाइन करता है तब डिस्क्वालीफाई उसको कर सकते हैं. कन्विक्टेड ऑफ मोर देन 2 years ऑफ जेल टर्म इन द कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक है, ये है डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया, बट इट इज़ नॉट अंडर द 10th शेड्यूल, क्योंकि हमको पूछा है 10th शेड्यूल में ऐसा कौन कौन सा क्राइटेरिया मैंशनड है जिसकी वजह से इसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं. बट जो कन्विक्शन है 2 year
और मोर देन 2 ईयर ऑफ जेल टर्म जिसकी वजह से डिस्क्वालीफाई करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, 10th शेड्यूल में मेंशन नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951 में मेंशन है। ओके, सो करेक्ट पूछा है, करेक्ट वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे प्रमोट द आइडियाज ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही है। दे आर एब्सोल्यूट एंड परमानेंट, नथिंग इज एब्सोल्यूट इन दिस कंट्री, ठीक है, याद रखना, एब्सोल्यूट चीज़ को कट कर दिया जाए। ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट दी एर्बिट्री, हमें पता ऑल, ऑलवेज, ओनली, एब्सोल्यूट, ये सब जो होते हैं वो गलत, मैक्सिमम टाइम गलत ही होते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया, लेकिन यहाँ पे ये वाला एक्सेप्शन, ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट दी आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही, समझ गए कि नहीं, कहीं कहीं पे ऐसा होता है, इसलिए क्वेश्चन दिया गया। 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस बाय अ मिनिस्टर, जहाँ यहाँ पे ये शब्द आ जाए ओनली, ऑलवेज, ऑल, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्ट, यहाँ पे थोड़ा सा क्या होना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए, ठीक है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय द मिनिस्टर, नहीं, इट कैन ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस बाय अ नॉन मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर, ठीक है, नॉन मिनिस्टर या फिर प्राइवेट मेंबर भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट आज तक बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि ये पास हो पाए, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउस ड्यूरिंग द फेज ऑफ द बिल, जॉइंट सिटिंग इज कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट टू रिजॉल्व इट, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दे, इस बात को रखना है कि हमारे पास पूछा है विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में कोई भी जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, इस बात को ध्यान रखने हैं। मनी बिल के केस में और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकता। थर्ड स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट कैन आइदर गिव और विथ होल्ड हिज असेंट बट कैन नॉट रिटर्न द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन, ये भी गलत है, बिल्कुल रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकता है। ओके, द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एंड आइदर विथ होल्ड और सेंड, ठीक है, मैं उल्टा बोल दिया, सॉरी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है उसके लिए प्रेसिडेंट को कंसेंट देना ही पड़ता है ना, प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव हिज कंसेंट, ये मस्ट है कि वो क्या करे, अपना कंसेंट दे। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट, इसको विथ होल्ड करने की पावर नहीं है, या फिर ओके विथ होल्ड करने की पावर नहीं है, इसको देना ही पड़ेगा। तो इनकरेक्ट पूछा, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर इनकरेक्ट, 1, 2 and 3, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू अग्नि प्राइम रिसेंटली न्यूज़, तो एक न्यूज़ वाला क्वेश्चन हो गया। ये न्यूज़ कौन सा है, करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे करंट अफेयर्स है मई एंड जून। ओके, सो विथ रेफरेंस टू अग्नि प्राइम रिसेंटली इन न्यूज़ कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज़ अ न्यूक्लियर कैपेबल न्यू जनरेशन वेरिएंट्स ऑफ अग्नि क्लास ऑफ मिसाइल, बिल्कुल सही है, इट इज़ न्यूक्लियर कैपेबल, ये ध्यान रखना है कि अग्नि प्राइम इज़ न्यूक्लियर कैपेबल। सेकेंड स्टेटमेंट, इट इज़ अ सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल विद ए स्ट्राइक रेंज ऑफ अबव 3000 किलोमीटर्स, नॉट अबव 3000 किलोमीटर, इसका स्ट्राइक रेंज जो है वो 1000 to 2000 किलोमीटर्स है, ठीक है। और बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब ये ऐसे भेजता है, फिर ऐसे आता है, फिर यहाँ से ऐसे गिरता है, ठीक है। सरफेस टू सरफेस, सरफेस से कहाँ तक, सरफेस से ब्रांच करेगा, ये बैलिस्टिक का मतलब होता है। और एक होता है क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल मतलब यहाँ पे सरफेस अगर हो गया तो यहाँ पे सरफेस ऐसे जाएगा, ऐसे करके ऐसे जाएगा, सरफेस के पास जाएगा, ये होता है क्रूज मिसाइल, और ये होता है बैलिस्टिक मिसाइल। ओके, सो थर्ड स्टेटमेंट, इट इज कैनिस्टराइज्ड मिसाइल कैपेबल ऑफ बीइंग लॉन्च फ्रॉम रोड एंड रेल्स, बिल्कुल सही है, इसको रोड से भी लॉन्च कर सकते हैं, रेल से भी लॉन्च कर सकते हैं। सो यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, 1 and 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, now moving to the next question, 23rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द एनफोर्समेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एनफोर्समेंट ऑफ व्हाट, एनफोर्समेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, प्रोविजन पर्टेनिंग टू सिटीजनशिप एंड इलेक्शन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, ये गलत है, क्योंकि कुछ प्रोविजंस जो थे वो कब आ चुके थे, 26 नवंबर 1949 को आ चुके थे, ठीक है। कुछ प्रोविज़न 49 को आ चुके थे, उसके बाद सिटीजनशिप के कुछ प्रोविज़न कब आए थे, रिपब्लिक डे के दिन आए थे, ठीक है। सो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा,
The Government of India Act of 1935 was repealed with the commencement of the Constitution। बिल्कुल सही है, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तब तक ये चलता था, बाकी जब कमेंसमेंट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन ले लिया तब क्या हुआ, इसको हटा दिया गया। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबीज आर करेक्ट? टू ओनली इज करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम। ये भी करंट अफेयर है, मई एंड जून। वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम रिसेंटली इन न्यूज। The objective of the scheme is to ensure synergy in the standardization work in the country। Yes, synergy प्रोवाइड करना चाहता है, ये तालमेल प्रोवाइड करना चाहता है between the works in the country। बिल्कुल सही है। रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन विच सेट स्टैंडर्ड फॉर रेलवेज इज द फर्स्ट स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन अंडर द स्कीम। यस, ये भी सही है, क्योंकि जो RDSO था ये फर्स्ट रिसर्च डेवलपिंग स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, द स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये जो स्कीम है कौन सा, वन नेशन वन स्टैंडर्ड, वन नेशन वन स्टैंडर्ड जो स्कीम है वो किसने इम्प्लीमेंट किया था? इसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है? इसका इम्प्लीमेंट करने का काम है BIS का, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ओके, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1, 2 and 3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। विथ रेफरेंस टू द सेंटर स्टेट रिलेशन, in which of the following scenario does the Parliament of India gain power to legislate on the subject mentioned in the state list? ठीक है, पार्लियामेंट कब बना सकता है स्टेट लिस्ट पे मेंशन सब्जेक्ट पे लॉज? ये क्वेश्चन ने पूछा है। फर्स्ट, व्हेन द राज्यसभा पासेस रेजोल्यूशन बाय एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी, नॉट बाय एब्सोल्यूट मेजोरिटी, बाय द स्पेशल मेजोरिटी। ओके, अब एब्सोल्यूट मेजोरिटी में क्या होता है? मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, है ना। और स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है? स्पेशल मेजोरिटी में होता है मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन। तो स्पेशल मेजोरिटी को अचीव करना थोड़ा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इसीलिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बजाय स्पेशल मेजोरिटी इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। इंडिया वांट्स टू इम्प्लीमेंट एन इंटरनेशनल ट्रीटी कंसर्निंग एग्रीकल्चर। यहाँ पे सेंटर जो है वो बना सकता है नियम। ओके, ये कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है। When the legislature of the two or more state passes, two or more not half of the state, यहाँ पे क्वेश्चन एग्जामिनर गलत करवाता है लोगों से। When the legislature of two or more state passes a resolution requesting the parliament to enact a law, okay, so यहाँ पे ये भी सही है थर्ड स्टेटमेंट। Now select the correct answer using the code given below। Second and third statement is correct, B answer is correct, 2 and 3 only। Now question 26 को देखते हैं। Which of the following Indian states have been elevated to the status of state from union territory? मतलब यूनियन टेरिटरी से किसमें से, इनमें से कौन से स्टेट से जिनको स्टेट बनाया गया था? ठीक है, एलिवेटेड किया गया था स्टेट से यूनियन टेरिटरी, सॉरी यूनियन टेरिटरी से स्टेट में। ओके, नाउ सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको फैक्ट्स पे बेसिस करना है। तो जो मणिपुर है वो पहले क्या था? एक यूनियन टेरिटरी था, उसके बाद क्या किया गया? इसको स्टेट बना दिया गया। और जो त्रिपुरा था वो पहले यूनियन टेरिटरी था, उसके बाद उसको क्या बना दिया गया? स्टेट बना दिया गया। उसके बाद जो मिज़ोरम था वो यूनियन टेरिटरी था, उसके बाद उसको क्या बना दिया गया? स्टेट बना दिया गया। ध्यान में आपको याद रखना है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जिनमें से कौन कौन से हैं? अपने पास है मणिपुर जो कि बहुत दूर था, इसीलिए इसको यूनियन टेरिटरी, क्योंकि वहाँ पे बॉर्डर है, ठीक है ना। तो बांग्लादेश के साथ जो, सॉरी बांग्लादेश बोलता हूँ, म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है उसके साथ रेगुलेट करने के लिए पहले से यूनियन टेरिटरीज बनाया गया था। त्रिपुरा के पास भी बॉर्डर है, इसीलिए इसको रेगुलेट करने के लिए क्या बनाया गया था? इसको भी एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। एक इसको बस याद रखने का तरीका है, मतलब दिमाग में रखने के लिए कैसे याद सकते हैं कि इससे बॉर्डर है। बाकी बॉर्डर तो इसके पास भी है मेघालय, बट यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है ना। इनमें से आया ना जो म्यांमार के साथ जो बॉर्डर रखते हैं उनको क्या करने गया था? उनको यूनियन टेरिटरीज रखा गया था, उसके बाद उनको स्टेट बना दिया गया। ओके, मिज़ोरम भी था यूनियन टेरिटरी था, क्योंकि म्यांमार के साथ बॉर्डर शो करता है। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 1, 3 and 4, बी ऑप्शन इज करेक्ट, 1, 3 and 4 ओनली। नाउ 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रीएम्बल की बात करना है। अंडर द बैरूबारी यूनियन
केस 1960 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, जो बेरी बारी यूनियन के केस में जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो प्रीएम्बल है वो पार्ट किसका नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट, प्रीएम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेशन नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन। इसका मतलब है कि ये नॉन जस्टिफाइबल है और नॉन एनफोर्सेबल है। ओके, बिल्कुल सही बोल रहा है। प्रीएम्बल इज नॉट जस्टिफाइबल एंड अनफोर्सेबल, मतलब नाइदर इट इज अ सोर्स ऑफ पावर फॉर लेजिस्लेशन नॉन अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। द प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस सो फार। यहाँ पे भी एक्सेप्शन है क्योंकि लोग जहाँ पे ओनली तो गलत करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ओनली है वो सही है। ये एक ही बार अमेंडमेंट किया गया था, बट नॉट बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो लोग जो तुक्के से भी इसको गलत कर दें वो सही हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से इसको अमेंडमेंट नहीं किया गया था। यहाँ पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में हुआ था इंदिरा गांधी के समय, वो यहाँ पे सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे गलत है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, सो 1 and 2 फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट ओनली आर करेक्ट, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू डीप ओशन मिशन। कौन सा मिशन? डीप ओशन मिशन, रिसेंटली इन न्यूज़। ओके, तो ये भी करंट अफेयर्स का पार्ट है, मई एंड जून 2021। ओके, it is planned by the Ministry of Science and Technology and will be carried out in collaboration with the ISRO। तो ये क्या है स्टेटमेंट? ये गलत है, क्योंकि देखो डीप ओशन मिशन जो था वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज को द्वारा ये क्या गया था, प्लान किया गया था। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के साथ कोलैबोरेट किया था, ये इसरो के साथ कोलैबोरेट किया था और उसने क्या किया था, डीप ओशन मिशन को प्लान किया था। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, मिशन फोकसेस ऑन डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज फॉर डीप सी मिशन ऑफ लिविंग रिसोर्सेज। बिल्कुल सही है। डीप सी मिशन जो कि जो डीप सरफेस पे होते हैं, ओशियन सरफेस पे, वहाँ तक जाने के लिए ये मिशन बनाया गया था। अब क्यों बनाया गया था ये देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ऑफशोर बेस्ड डिसैलिनेशन टेक्निक इज द पार्ट ऑफ द मिशन। ये बिल्कुल सही है, ऑफशोर बेस्ड डिसैलिनेशन टेक्निक इसका पार्ट है। और यहाँ पे जो सी बेड्स पे ना जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स होते हैं उनको करने के लिए डीप ओशियन मिशंस के लिए मतलब इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, बाकी मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू एड्रेस दी इशूज अराइजिंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द ओशियन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। जो ओशियन है उसमें जो क्लाइमेट चेंज के जो चेंजेस आ रहे हैं उसके लॉन्ग टर्म में एग्जामिन करने के लिए क्या किया गया था, डीप ओशियन मिशन को बनाया गया था। और क्यों बनाया गया था? टू डेवलप अंडर वाटर व्हीकल्स एंड अंडर वाटर रोबोटिक्स। ठीक है, और क्यों बनाया गया था? टू प्रोवाइड ऑफशोर बेस्ड, ये तो पता है, टू डेवलप ऑफशोर बेस्ड डिसैलिनेशन टेक्निक्स एंड डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन टेक्निक। ठीक है ना, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट टेक्निक्स, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन टेक्निक्स। ओके, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन टेक्निक्स। ये हो गए कुछ ऑब्जेक्टिव्स इसके। सो यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है, विच इज द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, 2 and 3, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 29th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेड़ा घाट लेमटा घाट रिसेंटली सीन इन न्यूज़। जो बेड़ा घाट है, लेमटा घाट, ये भी करंट अफेयर्स का पार्ट है, मई एंड जून 2021। ओके, सो यहाँ पे बेड़ा घाट और लेमटा घाट की बात करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स मार्बल रॉक एंड देयर वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो बेड़ा घाट और लेमटा घाट है वो कहाँ पे है?
ये बेड़ा घाट और लेमटा घाट ये नर्मदा वैली के अंदर सिचुएटेड है। इसको जाना क्यों जाता है, इसके जो मार्बल्स रॉक है उसके लिए इसको जाना जाता है, ठीक। मेदा घाट इज द ओनली प्लेस इन द कावेरी रिवर कोर्स, इट इज़ नॉट इन कावेरी, इट इज़ इन नर्मदा रिवर कोर्स। सो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, जहाँ पे 30 मीटर गॉज पे फॉल करता है, ठीक है। तो उसके बाद सेवरल डायनासोर फॉसिल हैज़ बीन फाउंड, ये न्यूज़ में क्यों था, ये न्यूज़ में इसीलिए था कि यहाँ पे बहुत सारे डायनासोर के फॉसिल्स देखने को मिले थे। ये जबलपुर स्टेट में है, अब जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ओके। और यहाँ पे डायनासोर के कुछ फॉसिल्स मिले थे कब, 1828 के अराउंड, ये बस एक जनरल चीज़ है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। So which of the statement given above is are correct? 1 and 3 only is the correct answer. A option is correct. 30 number question है, the concept of equality before the law in the Indian Constitution connotes, equality before the law का मतलब क्या है, the absence of any special privileges in favor of any person. equality before the law मतलब सब आदमी समान है लॉ के लिए, ठीक है। सो किसी एक आदमी के लिए प्रिविलेज नहीं होगा, किसी एक आदमी के लिए प्रिविलेज नहीं होगा। इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, ये जो है ना रिजर्वेशन के वजह से ये हट चुका है, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, क्योंकि अपने रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट आया उसने इस कॉन्सेप्ट को हटा दिया, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, तो ये गलत हो जाएगा। नो पर्सन इज अबव द लॉ, हाँ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब है लॉ के सामने कोई बड़ा नहीं है, लॉ सबसे सुप्रीम है, ओके। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, 1 and 3 only, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट।